हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे चेक करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उससे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, वो टू टाइप्स की है। एक लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, एक लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा, उससे पहले आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को समझो। अगर मेरे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन है, देखिए x, y, z, ये तीन वेरिएबल्स हैं। तीन वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चन में मुझे तीन इक्वेशन गिवन है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एज्यूम करो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है इन थ्री वेरिएबल, और हमसे ऐसे ही आगे दो इक्वेशन और दी जाए तो इक्वल में कुछ ना कुछ वैल्यूज है ना। जैसे यहाँ पर 2 है, एज्यूम करो नेक्स्ट में 1 है और नेक्स्ट इक्वेशन में ये 3 है, तो ये 0 नहीं है। तो आप इन इक्वेशन को लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हो, राइट? ये हमारे पास क्या है, लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इन सब को हटाकर 0 राइट कर दूं, तब ये बन जाएंगी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। अब एज्यूम करो हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट? आप आज डिस्कस करोगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो इसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ इक्वेशन राइट करूँगी। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू 2, 3x माइनस y प्लस 5z इक्वल्स टू 3। तो ये मैंने आपको लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन राइट करके दी। सबसे पहले हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। आपके जो x के कोफिशिएंट्स हैं ना, उन्हें हम फर्स्ट कॉलम में राइट कर देंगे। आपके जो भी x के कोफिशिएंट हैं उन्हें आप फर्स्ट कॉलम में राइट करोगे। तो आपका x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3। देन नेक्स्ट कॉलम हम y के कोफिशिएंट के लिए फॉर्म करेंगे। तो आपका y का कोफिशिएंट है 3, देन -2, -1। देन आपका थर्ड कॉलम होगा z के कोफिशिएंट्स के लिए 4, -4, 5। अब हम इसकी मल्टीप्लाई में एक कॉलम मैट्रिक्स राइट करेंगे आपके वेरिएबल्स के लिए। तो ये जो इक्वेशन थी ये 3 वेरिएबल्स की थी, तो आप एक कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे x, y, z, और इक्वल में हमारे नंबर्स 1, 2, 3। आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है ना? जब आप इस कॉलम को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको यही इक्वेशन मिलेंगे। दैट्स वाई हमने इन इक्वेशन को मैट्रिक्स का फॉर्म दे दिया। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स बना है ना, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ये जो आपका कॉलम मैट्रिक्स बना है दैट इज योर x, और इक्वल वाले कॉलम मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। क्लियर हुआ? तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी जाएंगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, उन्हें आप
इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे। तो अब हमने इस तरह से ax इक्वल्स टू बी इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए गेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन होता है और पूछा जाता है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो यूनिक है या इनफाइनाइट है, तो वो कैसे चेक करना है वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए, अगर किसी इक्वेशन, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम का अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हमारा सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट। अगर आपके सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तब आप उस सिस्टम को कहते हो इनकंसिस्टेंट। ये पॉइंट हमने 9th में भी समझा था। 9th में भी आपने क्या किया था, सॉरी 10th में भी हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रीड किए थे। तो आपने 10th में रीड की थी कुछ कंडीशन कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तब हमने डिस्कस किया था जब उन 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो हम उन्हें कहते थे इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हो सकता है एक सॉल्यूशन हो और हो सकता है एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो। अगर एक सॉल्यूशन होता है तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, 10th वाला। हमने ना ये 10th में ग्राफ से समझा था कि अगर हम 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आप 2 इक्वेशन बनाते हो ग्राफ 2 वेरिएबल का, अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, और जब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो ये हो गई इनकंसिस्टेंट। अगर आपकी लाइनें इस तरह से एक पॉइंट पे कट कर जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होगा इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन, और क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर कट करती हैं दैट्स वाई यूनिक सॉल्यूशन। और अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन फॉर्म हो गई तो ये तो कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक, बहुत सारे सॉल्यूशन। अब आप समझे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब। तो देखिए हम, अब ये तो था बहुत सिंपल, लाइक 2 वेरिएबल्स का बस, तो वो तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर इस तरह से 3 वेरिएबल का आ गया या 4 वेरिएबल की 4 इक्वेशन हो गई, तब तो ग्राफ नहीं बन पाएगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दैट्स वाई अब इन्हें हम चेक करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स। बाय ग्राफ तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? दैट्स वाई हम अब इन्हें सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे मैट्रिक्स। अब आप देखो, हमने इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म दे दी। अब आपने रैंक कैलकुलेट करना सीख लिया। हम ए और बी मैट्रिक्स का एक साथ रैंक कैलकुलेट करेंगे। एक साथ कैसे करेंगे वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अभी आप सीखो। आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स का और ए बी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करोगे। अगर इन दोनों का रैंक इक्वल नहीं आता, अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल, देन इनकंसिस्टेंट होगा, राइट? मैंने यहाँ पे राइट किया है, इन दोनों का रैंक इक्वल नहीं है, तो ये आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। एंड इनकंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर इन दोनों का रैंक इक्वल आ जाता है तो वो कंसिस्टेंट की कंडीशन बनेगी। बट अब इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर आपका ए मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है ए बी मैट्रिक्स के, और ये इक्वल आएगा अननोन वेरिएबल्स के। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो अगर आपकी ए मैट्रिक्स का रैंक 3 आता है, ए बी मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आता है, और आपके अननोन वेरिएबल्स भी 3 हैं, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट अगर
ए मैट्रिक्स की रैंक और ए बी मैट्रिक्स की रैंक तो इक्वल आती है, बट वो अननोन वेरिएबल से कम आती है। एग्जाम्पल, इस केस में अगर आपकी इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक या तो 2 आए या 1 आए, 3 नहीं आए, 3 से कम आए, तब हमारे पास इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लर्न करेंगे और अब आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।